शिल्पा बचपन से अंधी थी और फैमिली के साथ मुंबई में रहती थी। एक दिन पंजाब से रिश्ता आया तो उन्होंने ढेर सारा दहेज देकर इसे ब्याह दिया। हर महीने शिल्पा को पैसे भी भेज देते, जो इसका पति और सास छीन लेते और कहते किसी को बताया तो मार देंगे। वह अंधी बेचारी सबके लिए खाना बनाती और इसके सारे हाथ जल चुके थे। एक दिन नंद के बच्चे इसे छड़ियों से मार रहे थे और बाकी सब देखकर हंस रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो इसके कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि बाहर शिल्पा को इसकी छोटी बहन बाजू से पकड़कर ड्राइंग रूम में लाई थी। सफ़ेद रंगत खूबसूरत से नए नक्श की मालिक शिल्पा में यूं तो कोई भी कमी न थी, सिवाय इसके कि वह अंधी थी और देख नहीं सकती थी। कई रिश्ते इसे देखने आते और देखकर चले जाते थे। इसके माँ पापा मुंबई में एक स्टोर में नौकरी करते थे। बीवी बच्चों को भी वहाँ ले जा चुके थे, लेकिन वहाँ पर इनका गुजारा बहुत मुश्किल से ही हो रहा था। थोड़ी बहुत पढ़ाई भी शिल्पा को दिलवाई थी। वहाँ के खर्चे के कारण उन्होंने शिल्पा की बजाय दूसरे बच्चों को शिक्षा दिलवाने को तरजीह दी थी। लेकिन जैसे ही शिल्पा बड़ी हुई तो इन्हें इसकी शादी की फिक्र सताने लगी। इसके पापा की ख्वाहिश थी कि इसकी शादी पंजाब में हो जाए, लेकिन पंजाब जाना बहुत मुश्किल था और यहाँ पर कोई भी अंधी शिल्पा से शादी के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने पंजाब फ़ोन पर राबता किया था। शिल्पा की दूर की मौसी ने इन्हें एक रिश्ता देखने के लिए भी कहा कि वीडियो कॉल पर हम आपको लड़का दिखा देंगे और आप शिल्पा को भी लड़के की माँ को दिखा दीजिएगा। ड्राइंग रूम में शिल्पा को इसकी बहन ने बिठाया और खुद पीछे हट गई। वीडियो कॉल पर इसकी माँ ने शिल्पा को दिखाया था लड़का और इसकी माँ पंजाब में शिल्पा की दूर की मौसी के घर ही बैठे थे। शिल्पा को देखते ही इन्हें शिल्पा पसंद आ गई और शादी के बाद शिल्पा को इसके पापा ने पंजाब विदा कर दिया था। सारी बातचीत वीडियो कॉल पर ही तय होनी थी। यूं तो लड़के वालों को कोई ऐतराज़ ना था, लेकिन इनका कहना था कि वह इस शर्त पर शिल्पा से शादी करेंगे कि इन्हें हर महीने पैसे और कुछ ना कुछ दिया जाए। शिल्पा के पापा इस बात पर भी राज़ी हो गए थे। कहते थे कि वह अपनी बेटी को हर महीने कुछ ना कुछ खर्च भेजते रहेंगे। यूं शिल्पा का शादी विनोद से हुआ था और इसके बाद शिल्पा को पंजाब में भेज दिया गया। शिल्पा के हाथ इसके बाप ने दहेज के लिए अच्छी खासी रकम भेजी थी। इसे लेने के लिए इसकी मौसी आई थी। शादी के बाद जब वह विदा होकर विनोद के साथ इसके घर गई तो विनोद की माँ इसके पास आकर बैठ गई। कहने लगी कि वह तुम्हारे पापा ने दहेज के लिए पैसों की बात की थी। अब देखो ना, तुम्हारे कमरे में तो कुछ भी नया नहीं है। विनोद का पुराना फर्नीचर है, भला दुल्हन के कमरे में ऐसी चीज़ें जचती हैं क्या? चलो तुम देख नहीं सकती, लेकिन दुनिया तो देखेगी कि आखिर मुंबई से आई लड़की दहेज में लाई क्या है। शिल्पा ने अपने बैग से वह सारी रकम अपनी सास को पकड़ा दी जो इसके पापा ने दहेज के लिए दी थी। इतने नोट देखकर शिल्पा की सांस के होश उड़े थे। वो बड़ी खुश हुई, कहने लगी, आज तो तुम इसी कमरे में गुजारा कर लो, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें बेहतरीन किस्म का फर्नीचर मंगवा के दूंगी। जो भी तुम्हारा कमरा देखेगा वह देखता ही रहेगा। शिल्पा ने कुछ भी नहीं कहा, खामोशी से अपने बेड पर बैठ गई जहां इसको इसकी सास ने बिठाया था। इसकी सास कमरे से जा चुकी थी। कुछ देर बाद फिर दरवाज़ा खोला और विनोद अंदर दाखिल हुआ था। लड़की बेहद खूबसूरत और मासूम थी। विनोद सावली रंगत का मालिक था, इसलिए इतनी गोरी चिट्ठी और खूबसूरत बीवी को देखकर कुछ देर तो इसे हैरत से देखता रह गया। फिर इसका सफ़ेद हाथ अपने हाथ में लिया। दिल में यह भी सोचने लगा कि अगर वह अंधी ना होती तो उसे देखकर मुस्कुरा न रही होती, बल्कि इस रिश्ते से इनकार कर देती, क्योंकि विनोद बिल्कुल भी खूबसूरत ना था। रंगत सांवली थी, सामने के दो दांत भी बात करते हुए बाहर दिखाई देते थे, आंखें भी छोटी छोटी सी थीं, कद भी मुनासिब था। शिल्पा नहीं जानती थी कि इसका पति कैसा है। इसकी जिंदगी में तो वैसे भी अंधेरा था, इसलिए इसे क्या फ़र्क पड़ता था कि सामने वाला शख्स कैसा है और कैसा नहीं। वह तो अपने दिल की आंख से देखती थी, जो इंसान की सीरत को ही परख सकता था। इसके खलाक को देखकर ही इससे मोहब्बत कर सकता था। विनोद ने इसे एक आर्टिफिशियल अंगूठी पहनाकर यह कहा कि यह सोने की अंगूठी है और इसका नक डायमंड का है। शिल्पा मुस्कुराने लगी। फिर इसने गले में भी एक चेन लॉकेट आर्टिफिशियल का पहनाया और यही कहा कि यह सोने का है। वह यह जाहिर करना चाहता था कि इनका घराना बड़ा अमीर है, अच्छा खासा खाता पीता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। विनोद एक आवारा की किस्म का नौजवान था और इसे कोई भी रिश्ता देने के लिए तैयार ना था। एक तो इसकी सांवली रंगत और फिर दूसरा
वह निकम्मा सारा दिन सड़कों पर आवारा लड़कों के साथ घूमता फिरता रहता, सिगरेट पीता और शाम को घर लौटता था। जब इसकी माँ ने अपने इकलौते बेटे का रिश्ता देखना शुरू किया तो लोगों ने 100 बातें सुनाई थीं कि इस निकम्मे को हम अपनी बेटी क्यों दें। शक्ल तो अच्छी थी, नहीं करतूत भी अच्छे नहीं हैं। फिर विनोद की माँ बड़ी तेज थी और सबसे बड़ी बात यह कि दोनों माँ बेटा बहुत लालची किस्म के थे। शिल्पा की सास की एक ही बेटी थी जो शादीशुदा थी लेकिन गांव में रहती थी। साल के बाद ही माँ के पास रहने आती थी। शिल्पा की सास की तो जैसे सारी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। लड़की मुंबई से आई थी। फिर इसके बाप ने कहा था कि हर महीने शिल्पा का खर्चा वह दिया करेगा, तो इन्हें और क्या चाहिए था। बहुत से पैसे आने लगे थे। शादी की रात भी गुजर चुकी थी। सुबह सुबह विनोद उठकर नहा धोकर अपने कमरे से बाहर आ गया तो इसकी माँ नाश्ता बना रही थी। विनोद को देखकर कहने लगी कि लड़की के बाप ने काफ़ी सारे पैसे दिए हैं। यह सुनकर विनोद का चेहरा भी चहक गया। माँ कहने लगी कि देखो, लड़की को कौन सा नज़र आता है कि हमने नया फर्नीचर कैसा लिया और कैसा नहीं। हम ऐसा करेंगे कि इसी बेड को आगे पीछे सेट कर देंगे और कहेंगे कि यह नया बेड है और तुम्हारा फर्नीचर बड़ा आलीशान और महंगा आया है। घर में इस्तेमाल की छोटी मोटी सारी चीज़ हैं। कह देंगे कि हमने सारे पैसों का दहेज खरीद लिया है और यह पैसा मैं अपने बैंक अकाउंट में रखूंगी। माँ की बातें सुनकर विनोद के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, क्यों माँ, सारे पैसे तुम क्यों रखोगी? ये क्या बात हुई? शादी मैंने अंधी से की है, सारी जिंदगी की कुर्बानी मैंने दी है और पैसे तू अपने अकाउंट में रखेगी? देख माँ, ये सब नहीं चलेगा, पैसे आधे आते होंगे। माँ ने जब बेटे की बात सुनी तो कहने लगी, घर मैंने चलाना है या तू तो सारे पैसे अपने दोस्तों में उजाड़ कर आ जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है फजूल खर्ची करने की। विनोद ने जब यह सुना तो कहने लगा, ठीक है, फिर मुझसे शिकायत मत करना, क्योंकि मैं भी इस अंधी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। लेकिन माँ को कहाँ परवाह थी। कहने लगी, तू जान तेरी बीवी जाने, लेकिन देख, पैसा मैं तेरे हाथ में नहीं रखूंगी। उसी दिन माँ बैंक में जाकर सारा पैसा अपने अकाउंट में रखवा कर आ गई। सिर्फ 5,000 विनोद को दिया था। विनोद ने पहले माँ को गुस्से से देखा, फिर नोट पकड़ लिया और जेब में डाल लिया। कहने लगी, इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे न रखना। फिर इसने अपनी बहू से कहा कि एक दिन तुम मेरे कमरे में सो जाओ ताकि तुम्हारे कमरे में शानदार फर्नीचर लाकर रखा जा सके। मैं तो कल ही जाकर फर्नीचर पसंद भी कराई हूँ और घर का सारा सामान भी ले आई हूँ। जो तुम्हारे बाप ने पैसे दिए थे सब के सब खर्च हो गए, बल्कि मेरे पैसे भी साथ खर्च हो गए। मैंने कहा कि तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ पुरानी ना हो। तुम्हारे बाप ने तो ज़्यादा पैसे भी नहीं दिए थे, हालांकि तकरीब 10 लाख की रकम थी जो कि शिल्पा के पापा ने दहेज के तौर पर दी थी। सारी की सारी सास ने अपने अकाउंट में डलवा ली थी। 4-5 घंटे शिल्पा ने अपनी सास के कमरे में गुजारे और सास ने गली मोहल्ले के आवारा लड़कों को बुलाकर पैसे देकर वहीं बेड एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखवा दिया। अलमारी की जगह भी तब्दील कर दी ताकि पता चले फर्नीचर नया है। और फिर शिल्पा से कहने लगी कि तुम्हारा कमरा सेट हो गया है, इसे ले जाकर बेड पर बिठा दिया ना। अपने ही कमरे में कदम गिन गिन कर चलने लगी थी ताकि यह अंदाज़ा लगा सके कि कितने कदम पर इसकी अलमारी आती है, कितने कदम पर ड्रेसिंग टेबल आता है और कितने कदम लेने से वह बैरून दरवाजे पहुंचती है। यह सब अंदाज़ा इसने एक ही दिन में लगा लिया था। फिर कमरा खोलकर अपने कदम गिनकर अपनी सास से पूछ कर वो किचन तक भी गई थी। इसकी सास ने कहा कि क्या तुम्हें कुछ पकाना भी आता है? तो कहने लगी, जी हाँ, बस आप मुझे नमक मिर्च मसाले एक प्लेट में डाल दें और सब्जी मुझे दे दें, मैं सब काट लूंगी और अंदाजे से चूल्हे के पास खड़ी होकर हांडी भी बना लूंगी। लेकिन इसकी सास को साथ लगना पड़ेगा क्योंकि वह नहीं जानती थी कि किस जगह में कौन सी चीज़ पड़ी है। इसकी सास ने इसे आहिस्ता आहिस्ता से किचन की हर चीज़ का बता दिया था। एक प्याली में नमक मिर्च मसाला डाल देती और पतीली चूल्हे पर चढ़ा देती और घी भी डाल देती। बाकी का सारा काम शिल्पा खुद करती थी। वह खाना भी बहुत मज़े का बनाती थी। विनोद का रवैया शुरू के 15-20 दिन तो शिल्पा के साथ बहुत अच्छा रहा क्योंकि दुल्हन बेहद खूबसूरत मिल गई थी, फिर पैसे वाली भी थी। लेकिन 15-20 दिन के बाद जब 5,000 इसके पास ख़त्म हो गया तो अपनी माँ पर भड़कने लगा कि और पैसे दे। इसकी माँ ने तो विनोद को बताया था कि रकम इसके बाप ने शिल्पा के दहेज के लिए दी है, क्योंकि जानती थी कि बेटा निकम्मा है, कभी भी कारोबार नहीं करेगा और ना ही कोई नौकरी करेगा, इसलिए पैसा इसके बुरे वक्त में काम आएंगे या फिर इसकी अय्याशियाँ में। जब विनोद ने कहा कि मुझे और पैसे दो
तो इसकी माँ कहने लगी कि वैसे भी तेरी शादी को महीना गुजर गया है, अपनी बीवी से कह के अपने बाप को बोले कि वहाँ से पैसे भेजे। विनोद अपने कमरे में गया और जाकर शिल्पा से कहने लगा कि 1 महीना हो गया है, तुम्हारे बाप ने अभी तक पैसे नहीं भेजे। इतनी मुश्किल होती है, घर की खर्च ही पूरे नहीं हो पाते। शिल्पा कहने लगी कि विनोद, आप क्या काम करते हैं? क्या जॉब करते हैं या फिर कौन सा कारोबार करते हैं? विनोद कहने लगा, तुम्हें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं क्या करता हूं और क्या नहीं करता। बस अपने बाप से पैसे मंगवा लो, क्योंकि यह शादी की शर्त में शामिल था। विनोद इसे काफी सख्त लहजे में बोला। शिल्पा इस तरह के लब्बो लहजे की आदी नहीं थी, इसलिए घबरा गई। इसने अपने पापा को फोन करके यह बात कही तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मौसी, जिसने तुम्हारा रिश्ता करवाया था, इसके हाथ पैसे भिजवा देता हूं, वो तुम्हें पैसे भी दे जाएगी और मिल भी जाएगी। फिर यही हुआ था। अगले रोज वह मौसी शिल्पा के घर पहुंच गई। शिल्पा के पास बैठी हुई बातें भी करती रहीं और इसे पैसे भी पकड़ा दिए। इसकी मौसी चाहती थी कि वह इसका कमरा देखे कि इन लोगों ने दहेज के पैसों से कैसा कमरा सजाया है, लेकिन शिल्पा की सास ने इसे कमरे में जाने नहीं दिया, क्योंकि अगर वह कमरे में चली जाती तो फिर इसका पोल खुल जाता। इसकी मौसी ने कहा कि मुझे शिल्पा का कमरा देखना है, इसका फर्नीचर कैसा है। वह कहने लगी, बहुत महंगा है, लेकिन इस वक्त मेरा बेटा वहाँ सो रहा है, इसके सर में बहुत दर्द है और जब वह सोता है वह कमरा लॉक करके सोता है, इसलिए मैं आपको वह कमरा नहीं दिखा सकती। इसकी मौसी ने कहा, मुझे तो कहीं ना तो फ्रिज नजर आ रहा है और ना ही नए बर्तन। इसकी सास कहने लगी, वह अभी हमने नहीं खरीदे, क्योंकि इसके बाप ने इतना ज्यादा पैसा नहीं भेजा था कि जिससे कि दूसरी चीज खरीदी जा सकती। अब विनोद पैसे तो कमा रहा है, जब कमाएगा तो घर में सामान भी आ जाएगा। उन्होंने यूं बात कहकर बात को बदला था। इसकी मौसी को दोनों माँ बेटों का रवैया बड़ा मशकूर सा लग रहा था। शिल्पा के पास इसकी मौसी को अकेले बैठने भी नहीं दिया। इसकी सास हर वक्त इसके सर पर सवार थी। इसकी मौसी वापस चली गई और जो पैसे शिल्पा के पापा ने भेजे थे वह भी इसको पकड़ा दिए। जैसे इसकी मौसी घर से बाहर निकली, विनोद की माँ ने शिल्पा के हाथ से पैसे छीन लिए, कहने लगी, इधर दे अंधी, तुझे पैसों का क्या पता। पहली बार सास का ऐसा रवैया देखकर वह हैरान हुई थी। एक ये सब इसे फिर किचन का रास्ता दिखा दिया। वह बेचारी किचन में चली गई। शाम को इसकी नंद भी गांव से अपने पति और बच्चे समेत पहुंच गई थी। इसके बच्चे बड़े बदतमीज थे, पूरा दिन पूरे घर में ऊधम मचाते रहते और नंद अपनी माँ के साथ बैठी रहती, अपने बच्चों को रोकती न टोकती। बच्चों ने देखा कि इसकी मामी अंधी है तो इसे अंधी अंधी कहकर इसका हंसी मजाक उड़ाते शिल्पा ने विनोद से कहा कि तुम्हारे भांजे बहुत बदतमीजी करते हैं, कभी मुझे किचन में धक्का देकर चले जाते हैं, कभी मेरे कमरे में बेड पर उछलने कूदने लगते हैं। तो विनोद कहने लगा, तो क्या हुआ, अब तुम चाहती हो कि मैं अपनी बहन को घर से बाहर निकाल दूं? 1 साल बाद ही तो वह मेरे घर पर आती है। देखो, मैं ना तो बच्चों को कुछ कह सकता हूं, ना ही अपनी बहन को। वह कहने लगी, यूं तो वह बच्चे कभी भी मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। कहने लगा, तो मैंने कहा था, अंधी हो, मुझे क्यों बार बार सुनाती रहती हो। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। शिल्पा अपने आंसू पीकर रह गई। एक बार शिल्पा को बुखार हो गया, लेकिन ना तो विनोद को कोई परवाह थी और ना ही इसकी सास को। वह पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रही। किसी ने इसे दवा तक ना पूछी और ना ही खाने का पूछा। रात को जब विनोद कमरे में आया तो वह हाय हाय कर रही थी। कहने लगी, विनोद, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर पास ले जाओ। वह कहने लगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से तुम्हें डॉक्टर पर ले जाऊं। वह कहने लगी, अभी 10 दिन पहले ही तो मेरे पापा ने पैसे भेजे हैं, तुम मुझे उसी से डॉक्टर पर ले जाओ। मुझे तो किसी ने यहाँ पर नाश्ता खाना भी नहीं पूछा। विनोद कहने लगा, मैं क्या करूं, एक तो अंधी लड़की मेरे पल्ले बांध दी है। फिर कमरे से बाहर निकल गया। अपनी माँ से कहने लगा कि इसे बुखार है, अगर इसके बाप के पैसे अपने ही अकाउंट में रखने होते हैं तो फिर इसे डॉक्टर को भी खुद लेकर जाओ, मेरे सर पर इस अंधी की जिम्मेदारी मत डालो। यह कहकर वह भी घर से बाहर चला गया। माँ बड़े गुस्से से कमरे में आई। कहने लगी, हमें क्या पता कि तुम कमरे में घुसी बीमार पड़ी हो, अरे बाहर आकर बता तो सकती हो कि बुखार है। वह कहने लगी, माँ जी, मुझसे उठकर बैठने की भी हिम्मत नहीं है, मैं बाहर कैसे आती। माँ ने बुरे दिल से नाश्ता बना के शिल्पा को दिया, फिर डॉक्टर पर ले गई, इसको बुखार की दवाई दिलवाई। वहीं ये खुशखबरी भी मिल गई कि वह पेट से है। यह सुनकर माँ को कोई खुशी नहीं हुई थी।
बल्कि वह तो सोच में पड़ गई थी कि कैसे यह सब कुछ करेगी, पता चले कि इसका बच्चा भी अंधा है। इसने डॉक्टर से कहा कि हमें अभी बच्चे नहीं चाहिए, तो मेरी बहू का बच्चा गर्भपात कर दो। यह सुनकर शिल्पा रोने लगी, कहने लगी कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। वह कहने लगी कि मैं दो दो अंधों को नहीं पाल सकती, तुम अंधी हो, तुम्हारा बच्चा भी अंधा होगा। जबरदस्ती शिल्पा का बच्चा भी इसकी सास ने गर्भपात करवा दिया। वो रोते धोते घर पर आई थी, आकर बिस्तर पर बेहाल होकर लेट गई। एक तो बुखार में थी, दूसरा बच्चा खराब करवाने की वजह से इसकी हालत और भी बिगड़ चुकी थी। लेकिन सास ने रात को ही इसे दूध के साथ ढेर सारी दवाइयाँ खिलाई और कहने लगी, चल उठकर खाना बना मेरी बेटी। 1 साल बाद गांव से आई है और यहाँ तेरे ड्रामे खत्म नहीं होते, तू बिस्तर संभाल कर बैठी है। शिल्पा तो अपनी सास की बातें सुनकर हैरान थी, कहने लगी कि माँ, आपको मेरी हालत नजर नहीं आ रही? एक तो आपने मेरा बच्चा भी खराब करवा दिया, ऊपर से मुझे बुखार है। कहने लगी, बस बस ज्यादा ड्रामे मत दिखाओ। इसका बाजू पकड़कर इसको घसीटते हुए किचन में ले गई, कहने लगी, चल खाना पका। चूल्हा जलाकर हांडी चूल्हे के ऊपर रख दी, वहीं रोते हुए हांडी बनाने लगी। तवे पर रोटियां बना रही थीं कि जब पीछे से आकर इसकी नंद के बच्चों ने इसे धक्का दिया। दोनों हाथ शिल्पा के तवे पर जाकर लगे थे। गरम गरम तवे पर हाथ लगने से वह बिलबिला उठी, चीखने चिल्लाने लगी। जब तक शिल्पा की सास और नंद किचन में पहुंची, इसके हाथ जल चुके थे और इसकी नंद के बच्चे हंसते हुए तालियां बजा रहे थे कि हमने अंधी मामी को जला दिया। इसकी नंद ने कहा कि चलो भागो यहाँ से, एक तो तुम लोग बहुत शरारती हो। बात तो यूं किया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। शिल्पा रोए जा रही थी, इसकी नंद ने इसके हाथ पर मलहम लगा दी, कहने लगी, इतना भी जख्म नहीं हुआ कि तुम रोना धोना मचा के रख दो। रात को जब विनोद आया और खाना मांगने लगा तो इसकी माँ कहने लगी, जा बाजार से रोटी ले आ, तेरी बीवी ने तो काम ना करने के नए नए बहाने सीख लिए हैं। अपना हाथ जला बैठी है और कहती है, बच्चों ने धक्का दिया है। अरे बच्चे तो शरारती हैं, जरा सा धक्का दिया तो इस मोहतरमा ने तवे पर हाथ डाल दिए। अब इतनी तो अक्ल समझ है ना कि तवे पर हाथ नहीं रखना चाहिए, हाथ जल जाएंगे। यह सुनकर विनोद ने तो इस बात को यूं उड़ाया था जैसे मक्खी को उड़ाया जाता है। बाजार से जाके रोटी ले आया, सबने रोटी खाई। शिल्पा के हाथ पर दवाई लगी थी और जलन इतनी तेज थी कि इसके आंसू नहीं रुक रहे थे। फिर हाथ पर अकड़ा हो भी होने लगा। इसने सास से कहा कि कोई मुझे भी खाना खिला दे। रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी, लेकिन किसी ने भी इसको खाना नहीं खिलाया। विनोद कमरे में आया तो वह रो रही थी, कहने लगा, चलो अब तुम्हारा ड्रामा शुरू हो गया है। इसने अपने दोनों हाथ विनोद को दिखाए, कहने लगी, मेरे दोनों हाथों में बहुत जलन है, मैं अपने इन हाथों से रोटी नहीं खा सकती, मैं सुबह से भूखी हूँ। भगवान के लिए विनोद मुझे कुछ खिला दो। पता नहीं विनोद को इस पर कैसे तरस आ गया। कहने लगा, अच्छा रुको। किचन में गया, रोटी सालन लेकर आया और निवाला बनाकर इसके मुंह में ठोस के अंदाज से डालने लगा, साथ में पानी भी इसके मुंह में लगा दिया। शिल्पा इसे बताने लगी कि ऊपर वाले ने मुझ पर रहमत की थी, मैं पेट से थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने बच्चा खराब करवा दिया। इसकी बात सुनकर विनोद कहने लगा, चलो अच्छा किया, वैसे भी मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी लेने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। फिर कहने लगा, इस बार अगर तुम्हारी मौसी तुम्हारे बाप के दिए हुए पैसे लाई तो माँ को देने की ज़रूरत नहीं है, वह पैसे तुम मुझे दो। माँ तो सारे पैसे पर नागिन बनकर बैठ गई है, तुम पैसे मुझे दोगी तो मैं तुम्हारे खाने पीने का भी ख्याल रखूंगा। अगली बार जब इसकी मौसी पैसे लेकर आई तो वह पैसे विनोद ने छीन लिए थे, लेकिन एक ही दिन में सारे पैसे अपने दोस्तों में उड़ाकर आ गया था। सब शिल्पा से और भी बुरा भला कहने लगे। इसकी नंद के बच्चे इसे छड़ियों से मार रहे थे। अभी तक इसके हाथ का जख्म ठीक नहीं हुआ था, लेकिन इसे फिर से हांडी रोटी पर लगा दिया गया था और अपना बचाव वह कर रही थी। बार बार इन बच्चों से कह रही थी कि मुझे तुम लोग क्यों मारते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुन रहे थे। सब लोग घर में मौजूद थे, विनोद भी, इसकी बहन भी और इसकी माँ भी, लेकिन बच्चों को ना तो कोई रोकता था ना टोकता था। वह जैसे चाहे बदतमीजी शिल्पा के साथ करते रहते। शिल्पा तो रो रो कर यही दुआ करती थी कि ही भगवान, अगर मेरी जिंदगी ऐसी ही थी तो मुझे अपने पास बुला ले। कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। शिल्पा के पापा और माँ मुंबई से बहुत सारे तोहफे और बैग लेकर आए थे, अपनी बेटी को देखने आए थे, लेकिन बेटी का हाल देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि रिश्ता करवाने से पहले तो यही बताया गया था कि लड़के का अच्छा घर है, वह अच्छा कमाता है, लेकिन यहाँ तो घर कम और चिड़ियाघर ज्यादा लग रहा था।
10 या 12 साल बच्चे हाथ में छड़ियां पकड़े शिल्पा को मार रहे थे। बाकी सब हंस हंस कर इसका तमाशा देख रहे थे। जैसे ही सबकी नज़र इसके माँ पापा पर पड़ी तो सबके रंग उड़े थे। इसका पापा बड़े गुस्से से इन बच्चों के पास आया। उन्होंने एक एक थप्पड़ लगाकर बच्चों को पीछे किया। शिल्पा को अपने साथ लगाया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। इसकी माँ ने जब शिल्पा के जले हुए हाथ देखे तो अपने किए पर पछतावा होने लगा। इससे बेहतर था कि वह अपनी बेटी को अपने पास ही रखते। उन्होंने विनोद से कहा कि मैं तुम्हें हर महीने एक मोटी रकम भेजता रहा हूं और मैंने दहेज के नाम पर भी लाखों रुपए दिए थे, लेकिन मेरी बेटी के कमरे में पुराना पलंग पड़ा है। जब तुम लोगों ने कुछ भी नहीं खरीदा तो मेरा पैसा वापस करो और मेरी बेटी को भी छोड़ दो। मैं अपनी बेटी पर ज्यादती नहीं करवा सकता। इसकी सास तो पैसों पर नाक बनकर बैठी थी। कहने लगी, बेटी को लेकर जाना है तो ले जाओ पैसा, हम सब ने खर्च कर लिया है। इसके पापा ने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। पुलिस को देखकर विनोद और इसकी माँ बहन की रंगत उड़ी थी। 4 डंडे नहीं पड़े थे कि इसकी सास ने सब कुछ उगल दिया। सारा पैसा शिल्पा के पापा को वापस मिल चुका था, क्योंकि इसकी सास ने अपने अकाउंट में रखवाया था। वह वापस शिल्पा को मुंबई ले गए, विनोद से तलाक भी दिलवाई और शिल्पा को अच्छी शिक्षा दिलवाई और हमेशा अपने पास ही रखा। दोस्तों, ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।